यहाँ मैं ऋषभ सिंह एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने कमेंट में बखूबी इसका जवाब दिया। मैंने कमेंट आपका पढ़ा और कमेंट आपके जो थे वो सही थे, सकारात्मक थे। जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे इस क्वेश्चन के जवाब आपके सही थे। तो आज फिर हम लोग करंट की अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं और बिना समय गंवाए अपना क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें आज, तो पहला क्वेश्चन है अफार ट्रायंगल का संबंध, ध्यान से सुनिएगा, अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से? अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से? ये आज का क्वेश्चन। अब क्या है अफार ट्रायंगल, जरा समझिए इसको। तो पहले ये समझ लीजिए भैया, ये जो अफार ट्रायंगल है इसका संबंध अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से भैया? अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। आप कहिए सर ये तो आपने बता दिया कि अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से, लेकिन पहले आप मुझे सर ये बता दीजिए कि अफार ट्रायंगल क्या होता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें भैया अफार ट्रायंगल की, तो अफार ट्रायंगल प्लेट विवर्तनी के कारण, प्लेट विवर्तनी के कारण होने वाला भ्रंशन है, भ्रंश या दरार, आप ऐसा कर लीजिए। ठीक, अफार ट्रायंगल प्लेट विवर्तनी की घटना के कारण होने वाला भ्रंश या दरार है। आप नहीं सर समझ में नहीं आया। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा पाया जाता है और मैग्मा के ऊपर होती है प्लेट, और वो प्लेटें मैग्मा के कारण गति करती हैं। जब वो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी तो उनके दूर हटने से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो भूभाग है, उस भूभाग में धीरे धीरे दरार पड़ना शुरू होती है। इसी घटना को कहा जाता है भ्रंशन की घटना। तो यही हुआ भैया कि अफ्रीका महाद्वीप में एक क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, हॉर्न प्रायद्वीप। हॉर्न प्रायद्वीप, ये जो हॉर्न प्रायद्वीप है, उस हॉर्न प्रायद्वीप के समीप ही प्लेट विवर्तनी की घटना हो रही है, जिसके कारण वहां की जो भूभाग है उनमें भ्रंशन पड़ रहा है, उसमें दरार पड़ रहा है। और कहा जाता है कि उनके दरार पड़ने से आने वाले समय में इस भ्रंशन में पानी इकट्ठा हो जाएगा। और कहा जाता है ये जो पानी इकट्ठा होगा ये बड़ी मात्रा में होगा। कहा जाता है ये एक महासागर का रूप लेगा। ये पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा कि किसका रूप लेगा भैया? महासागर का रूप ले लेगा। और इस महासागर को जो अभी आने वाले समय में होगा, और अभी नहीं होगा, ये मान चलिए लगभग ये जो घटना है ये लगभग 5 से 10 मिलियन वर्ष पूर्व होगी। ठीक, 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद होगी। आपका आने वाले समय 5-10 मिलियन वर्ष बाद तब जाकर के होगी ये। और जब ये घटना होगी तो वो दरार जो पड़ेगी, उस दरार के बीच में पानी इकट्ठा होगा और इसकी स्थिति जो होगी महासागर जैसी होगी। और इसको अस्थायी नाम दिया जाएगा महासागर को अलवर टाइड, अलवर टाइड अटलांटिक, अटलांटिक रिफ्ट। अलवर टाइड अटलांटिक रिफ्ट, ये उस महासागर का नाम रखा जाएगा जो आने वाले समय में 5-10 मिलियन वर्ष बाद होगा। जब वो दरार पूरी तरीके से हो जाएगा तब उसका नाम रखा जाएगा अलवर टाइड अटलांटिक रिफ्ट। ठीक, तो मैंने बताया जो अफार ट्रायंगल है इसका संबंध भैया अफ्रीका महाद्वीप से है। क्या है अफार ट्रायंगल? प्लेट विवर्तनी के कारण होने वाला भ्रंश या दरार, और उस भ्रंश के कारण उसमें क्या इकट्ठा हो जाएगा भैया? पानी। पानी इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होगा कि वो एक महासागर का रूप लेगा और आने वाले समय इसका नाम रखा जाएगा अलवर टाइड अटलांटिक रिफ्ट। ये घटना कितने वर्ष बाद होगी? लगभग 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद होगी। 1 मिलियन में 10 लाख, तो ये लगभग मान चलिए 10 मिलियन वर्ष बाद होगी। ठीक, और ये अफार ट्रायंगल है कहाँ पे? हॉर्न प्रायद्वीप के पास में। आप कहिए सर हॉर्न प्रायद्वीप कहाँ है? आइए मैप पे आपको दिखाते हैं।
अब मैं बना करके बताते हैं आपको। और ये जो प्लेट विवर्तनी की घटना हो रही है, इस घटना में मुख्यतः 3 प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। कौन कौन सी प्लेटें हो रही हैं देखिएगा। जैसे एक प्लेट है न्यूबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट इससे दूर हो रही है। एक प्लेट है भैया सोमालियन प्लेट, ये दूर हो रही है, सोमालियन प्लेट ये दूर हो रही है। और एक भैया अरेबियन प्लेट, ये दूर हो रही है। तो इन तीनों प्लेटों के दूर होने के कारण दरार की स्थिति बन रही है, और उसी दरार में आने वाले समय में क्या भर जाएगा भैया, पानी भर जाएगा। और जब वो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उससे एक महासागर बनेगा। उस महासागर का नाम है अल्वर टाइड अटलांटिक रिफ्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका अफार ट्रायंगल। अब ये कहाँ हो रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो आइए अफ्रीका महाद्वीप में आपको बता देते हैं कहाँ पे है ये। अगर हम बात करें भैया अफ्रीका महाद्वीप की, तो मैं एक फिगर बनाता हूं अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ आपके सामने। अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाऊं आपके सामने, तो अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से ऐसे बन के तैयार होगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका अफ्रीका महाद्वीप बनकर तैयार होगा। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, इधर थोड़ा सा और मैं बना देता हूं, ये वाला हिस्सा भी। ये तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इस वाले हिस्से को कहा जाता है हॉर्न प्रायद्वीप। ये हॉर्न प्रायद्वीप कहलाता है, ये हॉर्न प्रायद्वीप कहलाता है। हॉर्न प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला हिस्सा देखेंगे भैया ना, तो ये एक सींग नुमा आकृति में दिखेगा आपको। जैसे एक सींग निकली होती है, वैसे ये सींग नुमा आकृति में निकला हुआ है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं भैया, हॉर्न प्रायद्वीप। और इस हॉर्न प्रायद्वीप में 4 देश आते हैं। वो 4 देश कौन कौन से देखिए। जैसे एक देश भैया इरिट्रिया, इरिट्रिया। एक देश जैसे भैया जिबूती। एक देश भैया जैसे आपने नाम सुना होगा सोमालिया, अभी मैंने पीछे लिखा अभी, सोमालिया, सोमालिया। और एक देश का नाम आपने सुना होगा इथोपिया। ये जो 4 देश है, ये चारों देश किस प्रायद्वीप में आते हैं भैया, हॉर्न प्रायद्वीप में आते हैं। तो ये जो हॉर्न प्रायद्वीप है, इसी के पास में यहां पर ये ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है भैया अफार ट्रायंगल। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, यहीं पर ये ट्रायंगल बन रहा है। इसी ट्रायंगल को कहेंगे हम अफार ट्रायंगल, अफार ट्रायंगल। और यहीं पर वो जमीन में दरार पड़ेगी, और दरार पड़ने के कारण इसमें क्या होगा, धीरे धीरे भैया भ्रंशन होना शुरू हो रहा है, और आने वाले समय में यहीं पर महासागर बनेगा। और कुछ चीज़ें अब अफ्रीका महाद्वीप बना दिए, तो थोड़ी बहुत मैपिंग भी कर लेते हैं। ये भैया जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये ऐसे, ये एक सागर है, और इस सागर का नाम है भैया लाल सागर, इंग्लिश में बोलते हैं रेड सी। ये आपका लाल सागर, ये लाल सागर हो गया। ठीक, ये यहां पे भैया एक नहर है, इस नहर का नाम है स्वेज नहर, स्वेज नहर। और यहां पर भी एक सागर है, इस सागर का नाम है भैया भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ठीक, अगर हम इधर बात करें, ये भी एक पानी वाला हिस्सा है, ये भी है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। इधर आगे बढ़ेंगे तो यहां है भैया अदन की खाड़ी, ये इधर है अदन की खाड़ी। और इधर है भैया ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और ये है अदन की खाड़ी। ठीक, अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, जरा समझिएगा। ये जो लाल सागर है भैया, और ये जो अदन की खाड़ी है, इनके बीच में यहां एक जलसंधि पाई जाती है। उस जलसंधि का नाम है बाब उल मंडेब जलसंधि। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, बाब उल मंडेब जलसंधि बोलते हैं, और इसे ही आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाल सागर और अदन खाड़ी के बीच में कौन सी जलसंधि, बाब उल मंडेब जलसंधि। और ये जो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, इनके बीच में यहाँ एक जलसंधि पाई जाती है,
इसका नाम भैया होर्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि भैया? होर्मुज जल संधि। ठीक, ये और ये एक नहर आपका स्वेद नहर, ये जो स्वेद नहर है भैया, ये सिनाई प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप है, ये सिनाई प्रायद्वीप को काट कर यहां पर एक नहर बनाया गया, उस नहर का नाम भैया स्वेद नहर। और ये स्वेद नहर 1862 में बनना शुरू हुआ था आपका, और जाके कब बनकर कंप्लीट हुआ भैया? 1869 में जाके ये कंप्लीट हो गया था। और ये कितने किलोमीटर लंबा है स्वेद नहर? 193 किलोमीटर लंबा है भैया। ठीक, और ये स्वेद नहर लाल सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को। ये भूमध्य सागर में यहां पर भी एक जल संधि पाई जाती है, उस जल संधि का नाम है भैया जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है भैया, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ये हो गया आपको। ठीक, और अगर हम बात करें भैया, आप जानते हैं ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आप जानते हैं। इस मरुस्थल का नाम है भैया सहारा। सहारा मरुस्थल ही पाया जाता है आपका, ये सहारा मरुस्थल। और भी मरुस्थल हैं, जैसे सहारा के अलावा भी यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, ये भी यहाँ पाया जाता भी है। और अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो ये भी बता दूं मैं आपको कि अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी पाई जाती है, उस नाम का है, उसका नाम भैया नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो ये था आपका वो अफाट ट्राइंगल। यहाँ पे भैया ये हॉर्न प्रायद्वीप है। हॉर्न प्रायद्वीप में 4 देश, ये ध्यान में रखिएगा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये 4 देश आते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें किसके बारे में होगी भैया? आपका अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हो गई। और क्या है अफाट ट्राइंगल? मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये दरार पड़ेगा, इन्हीं दरारों के बीच में कर देगा भैया, पानी भर जाएगा, महासागर बनेगा, और उस महासागर को हम कहेंगे अल्बर्ट टाइड अटलांटिक रिफ्ट। ठीक, तो ये हो गया हमारा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अब हम और आप आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं आपको। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइएगा मलक्का जल संधि किसके किसके बीच में है? मलक्का, एक क्वेश्चन का ये आप जवाब देंगे। एक आप मुझे जवाब देंगे टॉरस जल संधि किसके किसके बीच में है, और एक आप जवाब देंगे मुझे बाथ जल संधि किसके किसके बीच में है। एक आप देंगे मुझे जवाब कुक जल संधि किसके किसके मध्य है, और एक जवाब आप मुझे देंगे फोवो जल संधि किसके किसके मध्य है। ये 5 क्वेश्चन आज आपके लिए हैं। 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। मलक्का जल संधि, टॉरस जल संधि, बाथ जल संधि, कुक जल संधि, फोवो जल संधि, इन 5 का जवाब आप कमेंट करिएगा, हम इसको पढ़ेंगे आपका। ठीक, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको फिर। ठीक, चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें भैया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस बंदरगाह को, ध्यान से सुनिएगा, भारत के किस बंदरगाह को कार्गो हैंडलिंग, ध्यान से सुनिए, भारत के किस बंदरगाह को कार्गो हैंडलिंग पोर्ट में शीर्षतम स्थान मिला? भारत के किस बंदरगाह को कार्गो हैंडलिंग पोर्ट में शीर्षतम स्थान मिला? ठीक, तो आइए देखते हैं आपका। पहले ये समझ लेते हैं कि कार्गो हैंडलिंग पोर्ट क्या होता है। कार्गो हैंडलिंग पोर्ट क्या होता है ये समझ लीजिए पहले आपका। कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, ठीक भैया, कार्गो हैंडलिंग पोर्ट का मतलब ये है कि ऐसा वह कौन सा बंदरगाह है जहां से ज्यादा आयात और निर्यात किया जा रहा है, जहां ज्यादा सामान्य लोग लेके आते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक, तो बंदरगाह कौन सा आपका? कार्गो हैंडलिंग पोर्ट उसी कहते हैं। ऐसा बंदरगाह जहां से ज्यादा सामानों का आयात किया जाए और निर्यात किया जाए, ऐसे बंदरगाह को हम क्या कहते हैं भैया? कार्गो हैंडलिंग पोर्ट कहते हैं। और ये जो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है, इसमें शीर्षतम स्थान जिस बंदरगाह को मिला, वो बंदरगाह है भारत का, जिसे हम कहते हैं भैया पारादीप बंदरगाह। और ये मैंने बता भी रखा है पीछे भी आपको कई क्लासों में, जो पारादीप बंदरगाह भैया वो किस राज्य का है? उड़ीसा का है। किस राज्य का भैया? उड़ीसा का ये बंदरगाह है आपका। इस बंदरगाह ने अपने यहां से 145.38 मिलियन मीट्रिक टन
कार्गो का आयात निर्यात किया। 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग का काम किया इसने, इस बंदरगाह ने, जिस बंदर का नाम क्या है, बंदरगाह का नाम क्या भैया, पारादीप बंदरगाह नाम है। क्या बात थी इसमें जो इसको इतना आगे किया गया, शीर्षतम इसको स्थान मिल गया, कैसे मिल गया? क्योंकि भैया जो पारादीप बंदरगाह है ये देश के सभी बंदरगाहों में टैरिफ में सबसे सस्ता है। ठीक, देश के सभी बंदरगाहों में टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता है। टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता है। ठीक, टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता है। तो देश के सभी बंदरगाहों में टैरिफ के मामले में ये सबसे सस्ता है। इसी वजह से भैया ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह को कार्गो हैंडलिंग पोर्ट में पहला स्थान मिला। आपका बात समझ आ गई आपका? ठीक, अब आगे हम बढ़ते, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि भारत में अगर हम बंदरगाह की बात करें भैया, तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाह तो बहुत हैं, लेकिन 13 बड़े बंदरगाह हैं आपका। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें से भैया 12 बंदरगाह तो ऐसे हैं जो कि सरकारी स्वामित्व में आते हैं, यानी सरकारी, और एक बंदरगाह ऐसा है जो कि निजी स्वामित्व में आता है। ठीक, यानी प्राइवेट है। ठीक, ये बंदरगाह आपका। अगर मैं कुछ बंदरगाह का नाम लिखूं यहां पर तो याद रखिएगा, जैसे कांडला बंदरगाह, जिसे आप दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, ये पड़ता भैया गुजरात में। अगर हम बात करें मुंबई बंदरगाह, एक होता नेवा शिवा बंदरगाह, इसी को आप पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं भैया। ये बंदरगाह भैया महाराष्ट्र में आपका। ठीक, अगर मैं ऐसे बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है, आप जानते हैं, मैंने बता रखा आपको, न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह भैया? न्यू मंगलौर। कर्नाटक में न्यू मंगलौर, ये न्यू मंगलौर हो गया, ये कर्नाटक में है भैया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं गोवा में एक मुर्मागांव बंदरगाह, ये गोवा में भी है। ठीक, अगर मैं ऐसे बात करूं केरल में एक बड़ा बंदरगाह है कोच्चि, ये भी ध्यान रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह। और अगर मैं बात करूं बंदरगाह के बारे में, तो आप जानते हैं जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक बंदरगाह है चेन्नई, एक है तूतीकोरिन, ये बंदरगाह भी आपका। ठीक, उड़ीसा मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा में कौन सा आपका पारादीप है। आंध्र प्रदेश में भैया कौन सा? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। ठीक, इसी प्रकार से आप जब पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहां पे कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो वहां पे एक बंदरगाह भी है, जिसे आप क्या कहते हैं? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, एक बंदरगाह। तो इस प्रकार से कुल मिला के ऐसे 13 बड़े बंदरगाह, जिनमें से मैंने कुछ का नाम आपके सामने लिख दिया, कुछ का, अधिकांश का ही नाम मैंने आपके सामने लिख दिया। ये बड़े बड़े बंदरगाह है आपका। अब बात आ गई उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ी बहुत हम चीजें पढ़ लेते हैं कि उड़ीसा के बारे में क्या कहते हैं। ठीक, क्योंकि आपको मैंने बता रखा कि मैं करंट के साथ साथ जो राज्य आएगा उस राज्य के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता दूंगा, जिससे आपको धीरे धीरे याद करने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। अगर हम राजस्थान की बात करें भैया, तो आप जानते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान में बोल रहा हूं, अगर मैं बात करूं आपके सामने उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या भैया? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है भैया? नवीन पटनायक। ठीक, सीएम है। उड़ीसा की लोकसभा सीट है भैया 21, और अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो ये कितना भैया? 10। विधानसभा सीट है यहाँ पे 147। अगर मैं उड़ीसा में नेशनल पार्क की बात करूं भैया, तो सिमलीपाल
भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा में कटक है, कटक को मैंने बता रखा भैया चावल अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक, ये है आपका। इसके अलावा उड़ीसा में अगर मैं जीआई टैग की बात करूं तो मैंने कई जीआई टैग आपको बता रखे हैं, कांती मुड़ी बैगन, कोरापुट काला जीरा चावल, रसबली मिठाई और सिल्वर सिलगी, ऐसे बहुत सारे जीआई टैग मैंने आपके सामने यहाँ बताए हैं। आपका सिमलीपाल काई चटनी, ठीक, ये सब यहाँ के जीआई टैग, वो आपको लिखना नहीं बार बार, एक बार मैंने बता दिया, एक बार आपने कमेंट भी कर दिया, तब हो गया आपका। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ से, आप उसका जवाब दीजिएगा कि इसी उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। तो एक तो आप ये बताएंगे ये व्हीलर जो द्वीप है इसका नया नाम क्या रखा गया अभी या बदल कर, एक ही बताएंगे। और दूसरा बताएंगे भी हाल ही में यहाँ से एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक, ये जवाब देंगे। मैंने करंट में करा रखा आपका, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि व्हीलर जो द्वीप है इसका नया नाम बदल के क्या किया गया है, और यहाँ से भी हाल ही में एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, उसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन है शताब्दी वर्ष, शताब्दी मतलब 100, शताब्दी वर्ष मनाने वाला बैकाम सत्याग्रह, शताब्दी वर्ष मनाने वाला बैकाम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? शताब्दी वर्ष मनाने वाला बैकाम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ठीक, तो देखिएगा बैकाम सत्याग्रह, बैकाम सत्याग्रह, तो ये जो भैया बैकाम सत्याग्रह है इसका संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। आप कहेंगे सर ये पहले ये बताइए बैकाम सत्याग्रह था क्या भैया? ठीक, तो ये जो बैकाम सत्याग्रह था ये केरल में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता तथा जनजाति उत्पीड़न, जनजातीय उत्पीड़न, उत्पीड़न के लिए चलाया गया आंदोलन था, के लिए चलाया गया आंदोलन था। ठीक, और अभी इसकी जो शुरुआत हुई थी भैया 30 मार्च 1924 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब इसके कितने साल पूरे हो गए? 100 साल पूरे हो गए। ठीक, और 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो वही मैंने बताया कि शताब्दी वर्ष मनाने वाले बैकाम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से भी? या केरल। ये जो बैकाम सत्याग्रह इसका संबंध किससे था? अस्पृश्यता, ठीक, जनजातीय उत्पीड़न के लिए चलाया गया क्या था भैया? एक आंदोलन था, एक सत्याग्रह था आपका। ठीक, ये कब शुरू हुआ था? 30 मार्च 1924 की शुरू हुआ था, और इसके अब कितने वर्ष पूरे हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में इसे शताब्दी वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं केरल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे केरल है ना, तो यहाँ पे अब केरल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें केरल की राजधानी, तो आप जानते हैं तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। सीएम की बात करें पिनाराई विजयन, सीएम यहाँ के कौन भी है? पिनाराई विजयन। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 20, और राज्यसभा सीट की बात करें तो भैया राज्यसभा सीट कितनी यहाँ पे? 9। ठीक, अगर मैं विधानसभा सीट की बात करूं तो 140, कितनी भैया? 140। केरल के कुछ फेस्टिवल हैं भैया, त्यौहार है, उनको ध्यान में रखिएगा, जैसे अट्टुकल पोंगल, ओणम, मकर बिलक्कू, थेयम, इसका ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो केरल में शास्त्रीय नृत्य भी है भैया, केरल शास्त्रीय नृत्य, केरल शास्त्रीय नृत्य। केरल में शास्त्रीय नृत्य भैया मोहिनी अट्टम,
और एक है आपका भैया कथकली, कथकली ये भी यहाँ मनाया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं केरल में नेशनल पार्क की, तो केरल में भैया साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करूं मैं, केरल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, एराविकुलम, एराविकुलम, ठीक, ये भी आपका पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम, पेरियार, और एक है आपका अनामुडी सोला भी है, अनामुडी सोला, ये यहाँ की क्या भैया नेशनल पार्क है आपका। आपको बंदरगाह मैंने बता ही रखा कि केरल में एक बंदरगाह जिसका नाम क्या भैया कोच्चि। और केरल में लेक की बात करें तो झील की बात करें, झील, तो झील में आप जानते हैं एक है वेम्बनाड, वेम्बनाड, एक भैया अस्तमुडी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, वेम्बनाड तथा अस्तमुडी, ये केरल के बारे में। अब एक क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक, केरल से मैं आपसे पूछ लेता हूं कि केरल में अभी हाल ही में एक एआई टीचर लॉन्च की गई थी, केरल में भी हाल ही में, ये क्वेश्चन आपके लिए, एक एआई टीचर लॉन्च की गई थी, उस टीचर का नाम बताएंगे आप। केरल में अभी हाल ही में एक एआई टीचर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टीचर लॉन्च की गई थी, उनका आप नाम बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहीं पे आप मुझे बताएंगे उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य, ये भी आप बताएंगे। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा दोनों आप बताएंगे। ठीक, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा। अगर हम केरल की बात करें तो केरल का जो शास्त्रीय भाषा भैया वो है मलयालम। वो कौन सी भैया, मलयालम, मलयालम ये। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और जो आपको नहीं आएगा, जो आप नहीं कमेंट किए रहेंगे, वो मैं क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक, आज के लिए लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन हो गए आपके पास। ठीक, तो इसको आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।